सीजन 2 एपिसोड 1 स्टोन वॉर्स बिगिनिंग। अगला सीजन शुरू होता है और हमारे पास अभी भी कुछ तैयारियां बाकी हैं। क्या मुझे लगा ये स्टोन वॉर्स थे? अभी नहीं, पर जल्द ही पहुंच जाएंगे। पहले सेनकू उनके प्रिएम्प्टिव विंटर अटैक के लिए फ्रीज ड्राइड फूड बनाना चाहता है। वो ढेर सारा रामेन बनाते हैं, उसे वैक्यूम में सुखा देते हैं और धमाका, इंस्टेंट नूडल्स। रूरी चिंतित है कि आने वाली लड़ाई खतरनाक होगी, पर सेनकू उसे चैन की बात कहता है। ये उन अच्छी जंगों में से एक होगी जहां किसी को ठेस ना पहुंचे। किंगडम ऑफ साइंस का एक मकसद है मिरेकल फ्लूइड वाली गुफा पर कब्जा करना, और सेनकू के पास बिना खून बहाए ये करने की प्लान है। इसमें वो ब्याकुया का छोड़ा हुआ रिकॉर्डिंग इस्तेमाल करेंगे त्सुकुसा एम्पायर को यकीन दिलाने के लिए कि लिलियन अभी भी जिंदा है। वो अपने ज़माने की ग्लोबल सुपरस्टार थी, तो उसकी आवाज़ सुनकर शायद वो अपने छोटे से लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज प्रोजेक्ट को छोड़ दें। और अगर सिर्फ गाना सुनाना काम ना करे तो जिन लिलियन की आवाज़ में बात करने का नाटक कर सकता है, क्योंकि वो बहुत अच्छा मजिशियन है। अगले दिन वो अपनी प्लान को अमल में लाते हैं। क्रोम, मैग्मा और जेन एक फ़ोन लेकर निकलते हैं। वो उसे टाइजू और यूजुर यहाँ तक पहुँचाएंगे, जो लिलियन की आवाज़ से लोगों को किंगडम ऑफ साइंस में भर्ती करने की कोशिश करेंगे। सेनकू कुछ धमाके करके होमुरा को डिस्ट्रैक्ट करता है और सेल फोन टीम निकल जाती है। एपिसोड 2 हॉटलाइन। होमुरा धमाकों की जांच करने जाता है और कोहाकू से घात में आ जाता है, लेकिन होमुरा अपने ज़माने में ओलंपिक जिम्नास्ट था, स्टोन एज के योद्धा से काफ़ी फुर्ती। सेनकू उसे फ्लैश ग्रेनेड से स्टंट करता है और पकड़ लेता है। सच में, क्या ऐसी कोई चीज़ है जो वो नहीं कर सकता? वो इतना कमज़ोर है कि होमुरा आसानी से उसकी पकड़ से निकल जाता है। शायद साइंस पर ही ध्यान दो दोस्त। होमुरा गांव को स्कैन करता है और पता लगाता है कि 3 लोग गायब हैं। वो त्सुकुसा एम्पायर की तरफ भागती है इससे पहले कि वो फ़ोन पहुंचा पाए। खुशकिस्मती से यही हालत है जहां लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन काम आता है। सेनकू क्रोम की टीम को फ़ोन करके चेताता है कि होमुरा उनके पीछे है, और दोनों टीम होमुरा को घेरने की प्लान बनाती हैं। वो होमुरा को एक पेड़ के ऊपर नकली फ़ोन के साथ लालची बनाकर बुला लेते हैं, पेड़ काट देते हैं और होमुरा सीधा कोहाकू की गोद में आ जाता है। लगता है उनकी छोटी जिम्नास्ट समस्या अब कंट्रोल में है। कुछ ही देर में क्रोम की टीम त्सुकुसा एम्पायर पहुंच जाती है। वो पहले स्टैचूज़ का ढेर देखते हैं जो त्सुकुसा जगाने की प्लान बना रहा है। मैग्मा बिल्कुल स्टैचूज़ तोड़ना चाहता है ताकि त्सुकुसा उन्हें अपने फौज में ना जोड़ पाए, लेकिन क्रोम और जेन त्सुकुसा जितने बुरे नहीं बनना चाहते, चाहे इससे उन्हें फ़ायदा ही क्यों ना हो। वो फ़ोन वहीं दफना देते हैं जहां उन्हें यकीन है कि टाइजू उसे ढूंढेगा, सेनकू की कब्र के पास। मतलब सब जानते हैं कि सेनकू जिंदा है इस पॉइंट तक, पर सब नहीं जानते कि सब जानते हैं, समझे? फ़ोन दफनाते वक्त मैग्मा काफ़ी शोर मचाता है और ये त्सुकुसा के मास्टर आर्चर यूकियो का अटेंशन खींच लेता है। यूकियो एक सोनार ऑपरेटर था जिसका सुनने की शक्ति बेहतरीन है। सच में त्सुकुसा को कैसे पता होगा कि ये स्टैचूज़ कहाँ मिलेंगे? क्रोम की टीम सोचती है कि वो बच गए, जब तक उन पर तीर बरसने लगते हैं। अरे नहीं! बाद में सेनकू अपनी सीट के किनारे इंतजार कर रहा होता है कि उसे सडनली अपने सबसे पुराने दोस्त टाइजू से कॉल आती है। सेनकू। एपिसोड 3 कॉल फ्रॉम द डेड। हम सब जानते हैं सेनकू भावनाओं में बहने वाला नहीं है, इसलिए वो सीधा काम पर आ जाता है। वो ताइयू और यूजुरिहा को प्लान से अवगत कराता है और स्पीकर के पास लोगों को लाना शुरू करने को कहता है। इस बीच क्रोम, जेन और मैग्मा उकियो के तीरों से कुछ झाड़ियों में दबे बैठे हैं। क्रोम अपने पास रखी एक्स्ट्रा बैटरी निकालता है, उसे शॉर्ट सर्किट करता है और लंबी घास में फेंक देता है, जिससे आग लगती है और स्मोक स्क्रीन बनता है। लेकिन साथ में भागने के बजाय क्रोम को हीरो बनाना है। वो चिल्लाता हुआ भागता है, उकियो का अटेंशन अपनी तरफ खींचने। इतने स्मार्ट आदमी के लिए क्रोम काफ़ी बेवकूफ़ है। क्रोम की कुर्बानी की बदौलत जेन साइंस स्पेस तक पहुंच पाता है। वो थक चुका है, पर लिलियन का रोल प्ले करने को तैयार है। स्टोन एम्पायर से उनका पहला निशाना है निकी, एक सख्त औरत जिसे ताइयू और यूजुरिहा पर नजर रखने का काम था। ताइयू उसे अपने सच्ची सादगी से उनकी बात सुनने को राजी करता है और वो फ़ोन पर लिलियन वाइनबर्ग से बात करना शुरू करती है। नकली आवाज़ का इस्तेमाल करते हुए जेन झूठ बोलता है कि यूएसए पूरी तरह अनपेट्रिफाइड हो चुका है और वापस काम कर रहा है। बदकिस्मती से उन्होंने शायद सबसे गलत व्यक्ति से शुरू किया। पता चलता है कि निकी लिलियन की सबसे बड़ी फ़ैन है और उसके बारे में सब कुछ जानती है। वो कहती है कि अगर उसे पता चला कि कोई उसकी आदरणीय हस्ती का नाटक कर रहा है तो वो उसे ढूंढेगी और ख़त्म कर देगी। यार, इसे पॉप गर्ली टाइप का नहीं समझा था। निकी ऐसे सवाल पूछती है जो सिर्फ असली लिलियन ही जानती होगी। पहला सवाल, उसने टोटल कितने रिकॉर्ड्स बेचे हैं? सेनकू के लिए ये तो आम बात है, वो सीधा अंदाज़ा लगा लेता है, सिर्फ इतना जानकर कि लिलियन ने स्पेसशिप पर सीट के लिए कितना भुगतान किया था। अगला सवाल, निकी लिलियन के मेजरमेंट्स पूछती है। मुझे याद से अंदाज़ा लगाना होगा। सेनकू को बिल्कुल पता है वो क्या है। फिक्र मत करो कि उसे कैसे इतने अच्छे से याद है, लेकिन ये सवाल था ही उलझा हुआ।
असली लिलियन कभी अपने मेजरमेंट्स नहीं बताती। आखिरी कोशिश में सेनको लिलियन का गाना ग्लास रिकॉर्ड से बजाता है। निकी भावनाओं में बह जाती है और फैसला करती है कि चाहे असली लिलियन चली गई, वो उस पक्ष में रहेगी जिसके पास उसका एक गाना भी है। बस यूं निकी किंगडम ऑफ साइंस में पहली कन्वर्ट बन जाती है। वाह, सच्ची फैन यूं होती है। एपिसोड 4 फुल स्टीम हेड। निकी जेन को बताती है कि वो उसकी लिलियन की नकल बेहतर करने में मदद कर सकती है ताकि बाकी त्सुकासा एम्पायर को बहला के, पर वो कहती है कि ये योगा और उकियो को बहलाने के लिए काफ़ी नहीं होगा, जो दोनों बेहद समझदार हैं। इस बीच क्रोम को उकियो ने पकड़ लिया है और त्सुकासा के सामने पेश किया गया। उकियो झूठ बोलता है कि उसे क्रोम कहाँ मिला, जैसे कि वो फ़ोन को सेनको की कब्र पर छुपा रहा हो। वो मिरेकल केव में था, अकेले ही जासूसी करते हुए। मुझे यकीन है वो नाइट्रिक एसिड के पीछे था। शायद ये उकियो इतना बुरा आदमी नहीं है। क्रोम सेनको की प्लान के बारे में कुछ भी बताने से इनकार कर देता है, तो त्सुकासा उसे पत्थर की जेल में डाल देता है। बढ़िया त्सुकासा, तुम्हें पता है तुम एक यूरोपियन सोसाइटी बना रहे हो, जब सबसे पहले कामों में से एक है जेल बनाना। जब सेनको क्रोम की गिरफ्तारी के बारे में सुनता है, वो तुरंत जेल तोड़ने की प्लान बनाना शुरू कर देता है। और अगर आप स्टोन वॉर्स के लिए उनके बड़े प्रोजेक्ट से निराश थे तो चिंता मत करो, उनका अगला प्रोजेक्ट है एक टैंक। हनीकॉम्ब को मेल्ट करके वैक्स बनाते हैं और कार पार्ट्स की शेप स्काफ करते हैं, फिर उन्हें मोल्ड की तरह इस्तेमाल करते हैं और असली मोल्टन ब्रास से असली कार पार्ट्स बनाते हैं, जो मैं मिलियन सालों में भी नहीं सोचता। बम्बू व्हील्स और स्टीम इंजन जोड़ने के बाद साइंस किंगडम आगे बढ़ चुका है ट्रांसपोर्टेशन के युग में। एपिसोड 5 स्टीम गोरिल्ला। जेन नई कार का टेस्ट करता है क्योंकि इस पूरी किंगडम में अकेला आधी जिसके पास ड्राइवर्स लाइसेंस है, चाहे मेरा ख्याल है अभी तक एक्सपायर हो चुका होगा। पहिया अनइवन टेरेन पर बहुत ज़्यादा बम्पी हैं, इसलिए वो उन्हें वोवन फाइबर स्ट्रिप्स से बदल देते हैं और अपने टैंक का नाम रखते हैं स्टीम गोरिल्ला। पूरी साइंस टीम जितने भी रिसोर्सेज हो सके स्टीम गोरिल्ला में लोड करती है और अपनी फैमिली रोड ट्रिप शुरू करती है। कुछ ही समय में वो त्सुकुसाका एम्पायर के बाहर एक रिज पर पहुंचकर कैंप कर लेते हैं। सुइका मेलन मोड में जाती है कुछ रिकॉनेसेंस करने के लिए और क्रोम को उसकी कोठरी में सुरक्षित दिखती है। सेनको कहती है कि स्टीम गोरिल्ला अब सीधा जेल में घुस सकेगा एक और अपग्रेड की मदद से, कार्बन फाइबर आर्मर। ये उतना ही आसान है जैसे कुछ पेपर बनाना, उसे मेल्टेड प्लास्टिक में डुबोकर उन्हें एक साथ जोड़ना। सबको डाउट है कि पेपर और प्लास्टिक शील्ड काम करेगा, पर यह किन्रो के पूरे जोर के वार को सह लेता है और उसका भाला पूरा तोड़ देता है। शानदार। अब मैं अपना कार्बन फाइबर बनाकर बुलेट प्रूफ बनूंगा, बस अब माँ मुझे गोली मार के दिखाओ। अब उनके पास प्रॉपर टैंक है, पर सुकुसाका इसके लिए काफी तैयार है। उसने सेनको को कम आंकने की गलती नहीं की है और इस वेहिकुलर असॉल्ट का पूरी तरह अंदाजा लगा लिया है। जेल के सामने का पूरा इलाका स्पाइक ट्रैप्स का एक बड़ा माइनफील्ड है जिसमें टैंक तुरंत गिर जाएगा। उसके बाद सेनको और उसकी साइंस टीम बिल्कुल बेबस बैठे होंगे। क्रोम ये देखता है और उसे पता है कि उसे अपने दोस्तों को बचाने के लिए खुद ही जेल तोड़कर निकलना होगा। एपिसोड 6 प्रिजन ब्रेक। बाहर निकलना आसान नहीं होगा क्योंकि क्रोम का वार्डन है यो, एक ट्रिगर हैप्पी एक्स पुलिस ऑफिसर जो थोड़ा लूज कैनन है, बिल्कुल वही स्टेबल इंडिविजुअल जिसे त्सुकुसाका अपनी परफेक्ट सोसाइटी में चाहता है। क्रोम कुछ ट्विग्स और पत्ते इकट्ठे करता है जब गार्ड उसे बाथरूम ले जाते हैं, लेकिन सेनको ने उसे जो कुछ भी सिखाया उसके बाद भी वो कोई मैकगाइवर नहीं है। उस रात एक रहस्यमयी शक्ति क्रोम की एक्स्ट्रा बैटरी उसकी तक टक करके अंदर फेंक देती है। वो उसे बैम्बू की सलाखों में आग लगाने के लिए करता है, पर यो तुरंत नोटिस कर लेता है। सारे गार्ड क्रोम के भागने की कोशिश पर हंसते हैं, उसे सोचते हैं कि एक आदिम मानव है, लकड़ियां रगड़ रहा, पर वो उन्हें दिखाएगा। क्रोम पसीना निकालने के लिए लगातार एक्सरसाइज करता है और जब काफी हो जाता है वो बैटरी से करंट छोड़ता है उसे एसिडिक सोल्यूशन बनाने के लिए। वो उसे रोप पर डालता है जो उसके पिंजरे को बंधे हुए हैं और सीधा सामने के दरवाजे से भाग निकलता है। यो उसके पीछे भागता है और जल्द ही क्रोम को एक क्लिफ पर घेर लेता है। जब वो मार खाने ही वाला होता है, क्रोम जड़ों से खून उगलना शुरू कर देता है जो उसने जड़ों से बनाया था और यो को बताता है कि उसे निमोनिया है। यो इस दवा विहीन दुनिया में बीमार नहीं होना चाहता, तो वो घबरा जाता है और क्रोम को अपना सिग्नेचर मूव करने का बेहतरीन मौका मिल जाता है। लगाओ इसको। क्रोम भाग निकलता है और साइंस बेस में अकेला पहुंच जाता है। मतलब ये तो बढ़िया है, पर अब वो अपने टैंक के साथ क्या करेंगे। एपिसोड 7 सीक्रेट मिशन। ताइयू और यूजुरिहा नकली लिलियन की मदद से लोगों को किंगडम ऑफ साइंस में भर्ती कर रहे हैं। इस बीच सेनको मिरेकल फ्लूइड वाली गुफा पर खून के बिना हमले की प्लान बना रहा है। आखिर में उकियो सुन लेता है कि सेनको की कब्र पर क्या चल रहा है और गेन की नकली आवाज उसके सुपर कानों को एक सेकंड के लिए भी बहला नहीं पाती। सेनको अंदाजा लगाता है कि उकियो ने ही जेल में क्रोम को बैटरी फेंक कर मदद की थी, लेकिन उकियो कहता है कि उसने अभी भी फैसला नहीं किया कि वो किस पक्ष में रहना चाहता है। उसे पता है कि यूजुरिहा ने चुपके से हर उस स्टैचू को दोबारा जोड़ दिया है जो त्सुकासा ने तोड़ा था, और वो हैरान है कि वो इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं अनजान लोगों को बचाने के लिए। उसके पास एक शर्त है किंगडम ऑफ साइंस में शामिल होने की, वो त्सुकासा को बिना किसी की जान लिए हराएं। सेनको मान जाता है क्योंकि यही उसकी भी प्लान थी। उकियो कहती है कि त्सुकासा जितना भी कठोर है वो दिल से बुरा आदमी नहीं लगता, असली चिंता हियोगा की है। बाद में त्सुकासा को रिपोर्ट मिलती है कि उकियो एक क्लिफ से गिर गया और मर गया। असल में वो बस यूं ही अपना डेथ नाटक करके स्टोन एम्पायर से निकल गया ताकि प्रिजनर खोने की सजा ना मिले। शायद सबके लिए बेहतर है। त्सुकासा
सेंकू की कब्र पर जाता है यो को श्रद्धांजलि देने और उसे छिपा हुआ सेलफोन रिसीवर मिल जाता है। लेकिन सेंकू और उसकी टीम स्टीन गोरिल्ला के साथ पहले से ही गुफा लेने की पोजीशन में है। सेंकू सबको बताता है कि उसने अंदाजा लगाया है कि उनके पास 20 सेकंड है गुफा लेने के लिए, इससे पहले कि खून बहना शुरू हो, जो कि एनिमे टर्म्स में शायद 20 मिनट है। एपिसोड 8 फाइनल बैटल। किंगडम ऑफ साइंस अपना हमला शुरू करती है और सेंकू स्टीम गोरिल्ला से एक एक्सप्लोजिव कैनिस्टर छोड़ता है। वो एक ही शॉट था, पर अब त्सुकासा के आदमियों को लगता है कि उनके सामने पूरे फंक्शनिंग टैंक है। इलाका व्हीकल विरुद्ध जला से भरा है, पर वोवन व्हील्स उनके ऊपर से सीधे निकल जाने में सक्षम है। टैंक आखिर में गड्ढे में फंस जाता है और गुफा के द्वार के सामने उलट जाता है। मैग्मा बाहर कूदता है और कॉपर डिश से बने सोनिक कैनन से गार्ड को मारता है। कुछ गार्ड भागकर त्सुकासा को चिताने की कोशिश करते हैं, पर उन्हें उन लोगों ने रोका है जिन्हें ताइयू और यूजुरिहा ने भर्ती किया था। फिर साइंस टीम के पास सोनिक कैनन के लिए बॉम्ब खत्म हो जाते हैं, तो हमेशा भरोसेमंद ताइयू अपनी आवाज से डिश में चिल्लाती है और बाकी गार्ड को बेहोश कर देती है। किंगडम ऑफ साइंस ने मिरेकल केव ले लिया बिना खून की एक बूंद बहाए, और ये ठीक 20 सेकंड नहीं था, पर काफी तेज था। अभी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि बहुत जल्द त्सुकासा और योगा मदद के साथ आ पहुंचते हैं। योगा गन पाउडर बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले केमिकल्स का जार तोड़ देता है और सबको बताता है कि उन्हें लिलियन और यूएसए के वापस आने के बारे में झूठ बोला गया। सेंकू के लिए हालत खराब है, पर उसके दोस्तों को पूरा भरोसा है कि वो कुछ न कुछ कर लेगा। कोहाकू विलेजर्स को त्सुकासा और योगा के खिलाफ चार्ज करने की अगुवाई करती है, ताकि सेंकू को और समय मिल जाए। एपिसोड 9 टू डिस्ट्रॉय एंड टू सेव। इस एपिसोड में हम आखिर में देखते हैं कि ये दो सुपर हाई स्कूलर्स बैटलफील्ड पर कितने खतरनाक हैं। पीछे पीछे त्सुकासा और ह्योगा पूरे गांव को अपने दम पर ले रहे हैं और आसानी से जीत रहे हैं। गुफा के अंदर क्रोम स्टीम गोरिल्ला के मलबे में कुछ एसिड ढूंढ लेता है और सेंकू उसे मिरेकल फ्लूइड के साथ मिलाकर नाइट्रोग्लिसरीन बना देता है। बस यही बड़ी बात है। गेन कुछ पेपर प्लेन्स फोल्ड करता है, उनके टिप को नाइट्रोग्लिसरीन में डुबोता है और एक बैटलफील्ड पर बाहर फेंकता है। वो लड़ने वालों से दूर एक पेड़ से जाकर लगता है और धमाका कर देता है। ये लोग चाहे कितने भी मॉन्स्टर हों, पर डायनामाइट के सामने कुछ नहीं। और उकियो उनकी तरफ से नाइट्रो सोक्ड एरोस छोड़ता है। ये लड़ाई पूरी तरह खत्म। सुकासा हार मानने को तैयार नहीं है, पर सेंकू ने वो एक चीज ढूंढ ली है जिसकी सुकासा को सबसे ज्यादा फिक्र है, उसकी छोटी बहन मिराए। वो 3700 साल पहले बहुत बीमार थी और कोमा में थी, पर सेंकू कहती है कि उसके पेट्रिफिकेशन दूर होते ही वो पूरी तरह ठीक हो जाएगी। अगर सुकासा एम्पायर अपनी हार मान ले, सेंकू वादा करता है कि मिराए की स्टैचू ढूंढकर उसे वापस जिंदा करने में मदद करेगा। सुकासा मान जाता है और वो सब डायनामाइट की मदद से जहां मिराए का हॉस्पिटल हुआ करता था वहां जाते हैं और उसे धमाका करके जमीन में गड़ा देते हैं। जल्द ही उन्हें वो मिल जाता है जिसे सुकासा सच में ढूंढ रहा था इतने समय से। एपिसोड 10 ह्यूमैनिटीज स्ट्रॉन्गेस्ट टैग टीम। सेंकू रिवाइवल फ्लूइड मिराई पर डालता है और ये जादू की तरह काम करता है। वो आधुनिक युग से भी ज्यादा स्वस्थ होकर वापस आती है। सुकासा अपनी छोटी बहन को गले लगाता है और सेंकू का शुक्रिया अदा करता है। बदकिस्मती से सब इस सुखद कंध से खुश नहीं है। सुइका को पता चलता है कि होमुरा, जिसे वो इतने समय से अपने कैद में रखे हुए थे, भाग गई है और ह्योगा के आदेश पर कुछ डायनामाइट चुरा लिया है। वो मिरेकल केव को धमाका कर देती है, जिससे किसी की मदद नहीं होती। सुकासा धमाका सुनता है और जैसे ही वो मुड़ता है, ह्योगा अपना भाला मिराए पर चला देता है। ऐसाक इन स्टोन वॉर्स में अभी तक कोई नहीं मरा, पर ह्योगा एक काफी मजबूत दवा पेश कर रहा है कि क्यों उसे पहले होना चाहिए। सुकासा अपनी बहन को अपने जिस्म से बचाता है और सीधा फेफड़े में भाला खा जाता है। मैं इसी पल का इंतजार कर रहा था। ह्योगा प्रकट करता है कि जब से वो जागा, वो सुकासा को गिराने का मौका ढूंढ रहा था, ताकि वो खुद दुनिया का सबसे स्ट्रांग आदमी बन जाए। और छोटी बहन की हिफाजत ने ह्योगा को बेहतरीन मौका दिया। वो सुकासा को एक क्लिफ से नीचे धकेल देता है और सेंकू उन तक पहुंचता है और अपने पुराने दुश्मन को पकड़ लेता है, पर ह्योगा दोनों को नीचे गिराकर पानी में धकेल देता है और उनके पीछे कूद जाता है। तीनों किनारे पर बह जाते हैं। सुकासा की हालत नाजुक है। ह्योगा अपना फलसफा सेंकू के साथ बांटता है, जो कि सुकासा के विश्वास का स्टेरॉइड्स पर वर्जन है। कमजोर और जवान के लिए स्ट्रांग लोग दुनिया बनाने की बजाय वो एक ऐसी दुनिया चाहता है जहां स्ट्रांग लोग खुद के लिए सब कुछ करें और बाकी सबको मार डालें। ह्योगा सेंकू से अपने साथ आ जाने के लिए कहता है और उसे धमकी देता है जब तक वो मान नहीं जाता तब तक उसे यातना देगा। सेंकू फायदेमंद तरीके से ह्योगा पर पत्थर फेंकता है, पर पत्थरों में छिपे हुए पेट्रिफाइड चिड़िया हैं जिन पर सेंकू ने रिवाइवल फ्लूइड डाला है। वो ह्योगा को इतनी देर के लिए डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं कि सुकासा पास आकर उसे वार कर सके। तो मैं नहीं लगा कि स्ट्रॉन्गेस्ट प्राइमेट हाई स्कूलर को फूपर में एक छेद जैसी चीज से हराया जा सकता है। दुनिया के स्मार्ट और दुनिया के स्ट्रांग ऑफिशियली दोबारा टीम अप हो गए हैं। सुकासा ह्योगा से लड़ता है, जबकि सेंकू गन पाउडर बनाकर इधर उधर बिखेर देता है, पर ह्योगा अपनी चादर भाले में लपेटता है और उसे पाउडर से अपने से दूर उड़ाने के लिए करता है। फिर ह्योगा सीधा सेंकू पर धावा बोल देता है और उसे सीने में मारता है।
जब ह्योगा सुकासा को खत्म करने ही वाला था, सेनको अपने आप को घसीटता हुआ वापस आता है और ह्योगा को अपनी छोटी उंगली से छू देता है। मैंने कहा था मैं साइंस का इस्तेमाल करके तुझे मार सकता हूं। सेनको ने बैटरीज का आर्मर पहन रखा है और अपनी उंगली के गिर्द तार लपेट रखा है। असर में स्टन गन बनाकर ह्योगा को बेहोश कर देता है। एपिसोड 11 प्रोलॉग ऑफ डॉक्टर स्टोन। सीजन 2 के आखिरी एपिसोड में ह्योगा और होमुरा पकड़े गए। उम्मीद है इस बार पक्के तौर पर। फिर हम सबको किंगडम ऑफ साइंस के लोग मिलते हैं और पूर्व त्सुकासा एम्पायर के सदस्यों के साथ कहानियां बांटते हैं। और हाल ही में युद्ध लड़े होने के बावजूद वो कमाल का साथ मिल रहे हैं। वो उन लोगों को जगाना शुरू करते हैं जिन्हें युजुरिहा ने जिक्सॉ पजल की तरह जोड़कर वापस खड़ा किया था, और यो को भी वापस किंगडम में शामिल होने देते हैं। मुझे नहीं लगता इस अब्यूजिव कांस्टेबल ने ये कमाया है, पर मदद की जरूरत है। अफसोस की बात यह है कि त्सुकासा के जख्म इतने गहरे हैं कि सेनको भी ठीक नहीं कर सकता। पर हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि सेनको हार मानेगा। वो त्सुकासा को फ्रीज करने की प्लान बनाता है जब तक वो पेट्रिफिकेशन के सोर्स का पता न लगा लें। फिर त्सुकासा को पत्थर बनाकर उसे दोबारा जगा देंगे और वो नए जैसे ठीक हो जाएगा। त्सुकासा इससे सहमत होता है क्योंकि अब वो सेनको पर पूरा भरोसा करता है। सेनको फोन्स और स्टीम गोरिल्ला के सामान को फ्रिज बनाने के लिए दोबारा इस्तेमाल करता है और त्सुकासा को अंदर रखता है। इतना ही आसान। स्टोन वॉर्स आधारिक रूप से खत्म है, पर आराम का वक्त नहीं है। सेनको अपनी टीम को अगला फेज बताता है, सिविलाइजेशन दोबारा बनाने का। जापान छोड़कर पेट्रिफिकेशन की वजह ढूंढने के लिए एक जहाज बनाना। मतलब जो भी इसके लिए जिम्मेदार है वो त्सुकासा और ह्योगा से सख्त तो नहीं ही होगा ना, है ना? आगे हमारे पास 1 घंटे का स्पेशल एपिसोड है जो दूसरे और तीसरे सीजन्स को जोड़ता है। ये शुरू होता है एक मज़ेदार मुकाबले से, देखने के लिए कौन अपनी साइंटिफिक एक्सपीडिशन के लिए सबसे बेहतरीन जहाज का डिज़ाइन बना सकता है। और मुकाबला करने वाले हैं सेनको, तबियतन और मैग्मा और यो। अच्छा ठीक है, हमें सब पता है ये कैसे ख़त्म होगा, पर लगता है नई दुनिया को भी मनोरंजन की ज़रूरत है। मैग्मा का डिज़ाइन एक्चुअली इतना बुरा नहीं है क्योंकि उसने पूरी ज़िंदगी एक मछुआरों के गांव में बिताई है। यो के लिटरल लकड़ी के ढेर से तो काफ़ी बेहतर है। फिर सेनको डिज़ाइन प्रस्तुत करता है। वो असल में एक बड़ा इंट्रिकेट क्राफ्ट का जहाज़ इस्तेमाल करेंगे जो जैक स्पैरो के लायक हो। और त्सुकासा के सभी मीट हेड्स अब उनकी तरफ हैं, तो निर्माण में बस 1 साल लगेगा। इस बीच उन्हें कोई ढूंढना होगा जिसको बड़े सेल बोट चलाने और नेविगेट करने का तजर्बा हो। और जानकारी के लिए सेनको मिनामी के पास जाता है, एक पूर्व टीवी रिपोर्टर जिसे त्सुकासा ने स्ट्रॉन्ग लोग ढूंढने में मदद के लिए जगाया था। या फिर उसे ब्लॉन्ड्स का शौक है। मिनामी एक करीबी आइलैंड पर नौकायन स्कूल के खंडर ढूंढने की सलाह देती है। साइंस टीम वहां जाती है, पर मिरेकल केव धमाका हो जाने की वजह से उनके पास रिवाइवल फ्लूइड की कमी है और उन्हें बहुत चुनिंदा होना पड़ेगा। उन्हें एक स्टैचू मिलती है जिसके बारे में मिनामी कहती है कि इसे आखिरी इंसान है जिसे जगाना चाहिए। एक शानदार कैप्टन जिसका व्यक्तित्व डरावना है, पर सेनको को सिर्फ व्यक्ति के कौशल से मतलब है, तो वो उसे वहीं जगा देता है। ये है ryusui ननामी, अतिधली ननामी समूह का बिगड़ा हुआ वारिस। वो ऐश की जिंदगी जी रहा था, दुनिया भर में अपने खुद के यॉट पर सेल करता हुआ। ryusui तुरंत हालात का जायजा लेता है और समझता है कि उसके परिवार की सारी दौलत इस दुनिया में बेकार है। पर इससे दुखी होने के बजाय वो पूरी दुनिया को अपने लिए हासिल करने और पहले से भी अमीर बनने के मौके पर फूला नहीं समाता। अब ये है आदमी सही ग्राइंड सेट के साथ। चाहे वो बिगड़ा हुआ अमीर ज़्यादा लड़का हो, उसके कौशल असली हैं। हेल, वो नामी से भी बेहतर नेविगेटर हो सकता है। वो सेनको को बताता है कि सफ़र बहुत लंबा और ख़तरनाक होगा अगर वो सिर्फ हवा पर निर्भर रहें, तो उन्हें तेल का खेत ढूंढना होगा। ryusui अपनी पायलटिंग की कीमत के तौर पर मांग करता है कि उन्हें जो तेल मिले उस पर उसका मालिकाना हो, बस ताकि वो उसे ऊंचे भाव सेनको को बेच सके। हाँ, ये आदमी 10 मिनट में जिंदा होकर कैपिटलिज्म पुनराविष्कार कर दिया। ryusui अपनी करेंसी ड्रायोस छापना शुरू कर देता है और कुछ ही देर में उसके पास एक कार्यकारी अर्थव्यवस्था है जहां लोग पैसों के बदले काम कर रहे हैं, कॉटन कैंडी और रैमन खरीदने के लिए। हे, मैं भी अपने पैसे यहीं खर्च करता हूँ। वैसे भी हजारों सालों में टरेन इतना बदल गया है कि जापान के बारे में सेनको का ज्ञान तेल का खेत ढूंढने में बेकार हो गया है। उन्हें ये पुराने तरीके से करना होगा, एक गुब्बारा बनाकर आसमान से जासूसी करना। ठीक है, उतना पुराना नहीं। सेनको, ryusui और क्रोम हवा में जाते हैं और क्रोम बेबोल है क्योंकि उसने धरती को इस दृष्टि से कभी नहीं देखा था। जल्द ही वो एक डरावनी तूफान में फंस जाते हैं, पर ryusui की टॉप टियर पायलटिंग की बदौलत वो बादलों के ऊपर उठकर बच निकलते हैं।